आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है डेटा कन्वर्जन को देखा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनहेरिटेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था और आज उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। आज हमारा लेक्चर जो है वो 15 नंबर लेक्चर है और वीक नंबर 5 का जो है वो थर्ड लेक्चर होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको आज की पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इसको अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कमेंट्स देना चाहें तो आप कमेंट्स दे सकते हैं। इसको लाइक करना चाहें तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। फिर ये कि वीडियो को कम से कम जो है एक दफ़ा आप यूट्यूब पे ज़रूर देखें। बाद में आप इसको जिस टाइम पे भी आप डाउनलोड करना चाहें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दफ़ा वीडियो लाजमी जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर आप देखें। तो इन्हीं कुछ रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं जनाब आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं उनको मैं ओपन कर लेता हूं। हमारा ये कॉम्प 106 कोर्स का कोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1, जो कि हम इसमें सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। उसका लेक्चर नंबर 15 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा कन्वर्जन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखी थी इनहेरिटेंस की, कि व्हाट डू वी मीन बाय इनहेरिटेंस एंड व्हाई वी डू इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। और इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स में से एक फीचर है, ठीक है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फीचर्स होंगे। उसमें ये था कि क्लास का कॉन्सेप्ट था, ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट था, कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो 4-5 फीचर्स जो हैं वो अगर मौजूद है ना, तो आपकी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी, जिसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनहेरिटेंस अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फैसिलिटी नहीं है, इफ़ यू कैन नॉट क्रिएट न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस, ठीक है, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक, जैसे सी लैंग्वेज है हमारे पास, सी की बात कर रहा हूँ, उसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपकी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाती, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को डिटेल के अंदर मजीद उसको आगे लेके चलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हमने वो तो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो पब्लिक देखा हुआ है, प्राइवेट देखा हुआ है। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो इनहेरिटेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का देखेंगे, डिराइव्ड जो क्लास होती है, जो आपकी, जिसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, जिसको सब क्लास भी कहते हैं, ये वो क्लास है जो कि आपने बनाई होती है किसी एग्जिस्टिंग क्लास से। उसके कंस्ट्रक्टर की एक कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम फंक्शन ओवरराइडिंग, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मिलता है इनहेरिटेंस के थ्रू, तो फंक्शन ओवरराइडिंग को डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था यार, हमारे पास बेस क्लास होती है, हमारे पास बेस क्लास से हम उसको, बेस क्लास होती है जो कि आपकी एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं या एग्जिस्टिंग क्लास है, हम उससे डिराइव क्लास बनाते हैं। और डिराइव क्लास के अंदर जो है वो तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि बेस क्लास के फीचर्स हैं, और इसके अपने खुद के भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे जो कि इसको बेस क्लास से मुख्तलिफ बनाती है, ठीक है। तो बेसिकली बेस क्लास से डिराइव क्लास आप इसलिए बनाते हो कि मैं कोड को री यूजेबल कर रहा होता हूँ, मैं री यूज कर रहा होता हूँ कोड को, कि आपकी बेस क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, स्क्रैच से क्लास बनाने की ज़रूरत क्या है। बस आप एक डिराइव क्लास बनाओ, और जो कि बेस क्लास को डिराइव कर रही होती है, उसकी चाइल्ड क्लास भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास भी हम इसको बल्कि कहते हैं। तो उसके अंदर जो है वो सारे के सारे फीचर्स जो है ना वो बेस क्लास के फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, प्लस इसके अपने भी खुद के कुछ फीचर्स हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो अ डिराइव्ड क्लास रिप्रेजेंट्स अ मोर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिराइव्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से ना थोड़े थोड़े से स्पेशल होंगे। स्पेशल इन अ सेंस कि जनाब डिराइव्ड क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर बेस क्लास के भी तमाम के तमाम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने की
कैपेबिलिटी होगी, और प्लस उसके अंदर उसके अपने खुद के भी फंक्शंस और उसके अपने खुद के भी डेटा मेंबर्स होंगे जिनको कि वो एक्सेस कर रहा होगा। तो आपका जो डिराइव क्लास यानी कि जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम स्पेशल क्लास भी कहते हैं। इन इनहेरिट आपकी डिराइव क्लास जो है उसके बारे में बात हो रही है कि द डिराइव क्लास इनहेरिट बिहेवियर्स ऑफ द बेस क्लास एंड इट कैन आल्सो कस्टमाइज द इनहेरिटेड बिहेवियर। देखें, पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि क्लास किस चीज का मजमुआ होता है, क्लास के अंदर क्या क्या चीजें उसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जनाब क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस होते हैं। डेटा मेंबर्स को हम लोग प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं और मेंबर फंक्शंस को हम लोग बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लफ्ज यहाँ पे जो बिहेवियर आया हुआ है ना, कि डिराइव क्लास इनहेरिट द बिहेवियर्स ऑफ द बेस क्लास। बिहेवियर्स का मतलब है कि वो बेस क्लास की अपनी पेरेंट क्लास के जो मेथड्स है ना, मेंबर फंक्शंस, उनको भी इनहेरिट कर लेगा। और दूसरा ये कि वो इसको इसको जो जो इसके मेंबर फंक्शंस होते हैं बेस क्लास के, उनको वो अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकता है, यानी कि उसके अंदर जो है ना उसको अपने हिसाब से भी उसको डिफाइन कर सकता है वो, ठीक है। आपकी जो डिराइव क्लास है हम उसकी बात कर रहे हैं, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं, और ये हम कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट बेस क्लास इज द बेस क्लास फ्रॉम विच अ डिराइव क्लास एक्सप्लिसिटली इनहेरिट्स। डायरेक्ट बेस क्लास का मतलब है, डायरेक्ट बेस क्लास जो लफ्ज है ना, डायरेक्ट बेस क्लास, डायरेक्ट बेस क्लास का मतलब है कि वो क्लास जिससे कि आपकी कोई क्लास डायरेक्टली डिराइव हुई हुई है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लास है जी, क्लास ए, वो ऑलरेडी बनी हुई है, और आप कहते हो कि मैंने क्लास ए की चाइल्ड क्लास बनानी है, जिसको डिराइव क्लास भी कहते हैं। तो जो आपकी बेस क्लास है यानी कि जो आपकी पेरेंट क्लास है क्लास ए, उसकी जब आप डिराइव क्लास यानी कि उसकी जब आप चाइल्ड क्लास बनाओगे क्लास बी फॉर एग्जांपल, तो क्लास बी का डायरेक्ट बेस क्लास जो है वो क्लास ए होगी। इसी तरीके से इनडायरेक्ट बेस क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम टू और मोर लेवल्स अप इन द क्लास हायरार्की। इनडायरेक्ट बेस क्लास का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास तीन क्लासेस हैं, एक है क्लास ए, क्लास ए से आपने एक क्लास डिराइव की हुई है क्लास बी, और क्लास बी से आपने एक और क्लास डिराइव की हुई है, उसकी एक और चाइल्ड क्लास है क्लास बी की, ठीक है। वो है जी क्लास सी। तो क्लास सी की डायरेक्ट जो पेरेंट क्लास होगी ना, उसकी जो डायरेक्ट जो बेस क्लास होगी वो क्लास बी होगी, और क्लास बी की जो डायरेक्ट पेरेंट क्लास होगी या जो डायरेक्ट उसकी जो बेस क्लास होगी वो क्लास ए होगी। लेकिन आपकी जो क्लास सी है उसकी इनडायरेक्ट बेस क्लास जो है वो क्लास ए होगी। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि क्लास सी जो है वो डायरेक्टली ए क्लास से इनहेरिट नहीं हुआ, वो क्लास बी से इनहेरिट हुआ है, और बी क्लास जो है वो आपकी क्लास ए से इनहेरिट हुई हुई है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, ये हमने देखा था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो स्लाइड्स देखी थी उसके अंदर हमने देखा था कि अगर एक जो चाइल्ड क्लास है, एक जो डिराइव्ड क्लास है, अगर वो एक सिंगल एक ही क्लास से अगर वो डिराइव हुई हुई है, यानी कि उसकी पेरेंट क्लास एक ही है, उसकी बेस क्लास अगर सिंगल है, एक ही है बेस क्लास, तो इसको कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है यार आपकी जो डिराइव्ड क्लास है, ठीक है, आपकी जो डिराइव्ड क्लास है, यानी कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसकी ना एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस हैं या एक से ज्यादा उसकी बेस क्लासेस हैं, तो इसको कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स हैं, जो आप डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस अपने क्लास के अंदर बनाते हो और उसका एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड रखते हो, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास बेसिकली कितने हैं, तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। बेसिकली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है इट सेज के whenever an item, whenever a data member, ठीक है, और a member function is a public, it is accessible within the body of the base class। अगर आपकी बेस क्लास है उसके अंदर आपने कुछ डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस, अगर आपने मेंबर फंक्शंस तो ऑब्वियसली हम पब्लिक ही बनाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई डेटा मेंबर पब्लिक बनाया हुआ है बेस क्लास के अंदर, तो दोज
डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस दे आर एक्सेसिबल विद इन द बॉडी ऑफ द बेस क्लास, यानी कि बेस क्लास की जो बॉडी होती है ना, बॉडी का मतलब कि यार जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं, वो उसकी बॉडी कहलाती है। तो तो उसकी बॉडी के अंदर, क्लास की बॉडी के अंदर उन करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, और ये वो क्लोजिंग करली ब्रेसेस होती हैं जिनके बाद हम सेमी कोलन लगाते हैं, क्लास की डेफिनेशन जिसके अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसकी बॉडी के अंदर अगर कोई पब्लिक डेटा मेंबर है, पब्लिक मेंबर फंक्शन है, तो आप उसकी बॉडी के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ना सिर्फ उसको बेस क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो उसकी बॉडी के अंदर, बल्कि इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, बट ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, कि उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट ऑपरेटर लगाओगे। मेन फंक्शन की बात हो रही है कि मेन फंक्शन के अंदर आप अपनी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसका डॉट ऑपरेटर लगा के, और उसके पब्लिक डेटा मेंबर्स और पब्लिक मेंबर फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट डेटा मेंबर्स और प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को नॉर्मली प्राइवेट नहीं हम डिफाइन करते। प्राइवेट डेटा मेंबर्स की अगर हम बात करें तो द प्राइवेट डेटा मेंबर्स दे आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द बॉडी ऑफ द बेस क्लास। बेस क्लास की बॉडी के अंदर, उसकी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड उसकी क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई सा भी मेंबर फंक्शन जो है आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, उसकी वैल्यू रीड कर सकता है, उसकी वैल्यू को राइट कर सकता है, ठीक है। और एंड द फ्रेंड्स ऑफ द बेस क्लास, अगर कोई फ्रेंड फंक्शन है, अगर आपको याद हो हमने फ्रेंड फंक्शंस भी डिस्कस किए थे शुरू की कुछ तीसरी या चौथी क्लास के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है, इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो जो फ्रेंड फंक्शंस होंगे ना बेस क्लास के अंदर, वो भी आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, a base classes protected members can be accessed within, अगर आपकी बेस क्लास है, आपकी पेरेंट क्लास है, और उसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है? दैट दोज प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स दे कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द बेस क्लास। बेस क्लास की बॉडी के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बेस क्लास के अंदर कुछ और मेथड्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, वो मेंबर फंक्शंस आपकी क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। द प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड विद इन बाय द मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ दैट बेस क्लास। मेंबर्स का मतलब मेंबर फंक्शंस, ठीक है, एंड फ्रेंड फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास, एंड दे द प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड विद इन या बाय द मेंबर्स मतलब मेंबर फंक्शन, एंड फ्रेंड्स ऑफ एनी क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। यानी कि आपकी जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की कोई चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर अगर कोई मेंबर फंक्शन है, ठीक है, तो वो आपकी पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। उसके उस डिराइव्ड क्लास के अंदर अगर कोई फ्रेंड फंक्शन है, तो वो आपके प्रोटेक्टेड, आपकी पेरेंट क्लास के, आपके बेस क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है फ्रॉम द बेस क्लास, ठीक है। जनरलाइजेशन इन यूएमएल क्लास डायग्राम। यूएमएल बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है जो कि आप अक्सर औकात हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हो, नॉर्मली इन फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर आपको वहाँ पे एक कोर्स पढ़ाया जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स, और वहाँ पे ये यूएमएल आपको जो है उसके अंदर बताई जाएगी। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बेसिकली डायग्राम्स बनाई जाती हैं। बहरहाल हम जस्ट इसमें देख रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस की जो जनरल जो डायग्राम हो, वो जो डायग्राम होगी वो किस तरह से होगी, ठीक है, वो बेसिकली ये वाली होगी। इसका टाइटल, मेरे ख्याल में इसका टाइटल जो है वो ठीक नहीं है। बहरहाल ये आपको डायग्राम जो है ना कुछ और चीज बता रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि यार देखो, आपके पास ये क्लास है, क्लास ए, ठीक है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है क्लास ए, इसके अंदर कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं और कुछ पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा है साथ में कि द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ए कैन एक्सेस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। कि आपकी क्लास ए के अंदर जो मेंबर फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं आपकी इस क्लास ए के, वो एक्सेस कर सकते हैं बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक मेंबर्स, कि वो आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को या पब्लिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और यहां पे आपकी ये जो क्लास है क्लास ए, इसका आपने लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे ए, तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए कैन एक्सेस ओनली पब्लिक मेंबर्स ऑफ ए। कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना क्लास का, बेशक ये क्लास ए का ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो,
आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। डायरेक्टली एक्सेस करने का मतलब ये कि यार आपकी क्लास है क्लास ए, इसमें एक डेटा मेंबर है जी इंटीजर टाइप का, फॉर एग्जांपल नंबर, इंटीजर टाइप का नंबर। तो आप अपने इस क्लास के क्लास ए के ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसका नाम आपने रखा है ओबीजे ए, और मेन फंक्शन के अंदर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते ओबीजे ए डॉट नंबर इज इक्वल टू 10, क्योंकि नंबर वेरिएबल डेटा मेंबर वो प्राइवेट है। ठीक है, तो OBJ कैन एक्सेस, यहाँ पे ये जो एरो है इससे ये बताया जा रहा है कि OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ए, इट कैन एक्सेस द public member functions and public data members of that particular class, but it is not allowed to the object of class A to access the private member functions or private data members। जबकि ये जो क्लास है ना, ये जो एरो जा रहा है, ये ये बेसिकली क्लास की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार क्लास की बॉडी के अंदर आप पब्लिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो, और क्लास की बॉडी के अंदर आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को या प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आप उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, जनरलाइजेशन इन यूएमएल क्लास डायग्राम, तो ये बेसिकली एक यूएमएल डायग्राम है। इसमें जो है दो क्लासेस, ये पहला जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है ये एक क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो दूसरा आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है ये भी एक क्लास की रिप्रेजेंटेशन है। जनरलाइजेशन का मतलब है इनहेरिटेंस। आपकी ये क्लास है जी, उसका नाम लिखा है यहाँ पे काउंटर, ये क्लास का डेटा मेंबर है, एक ही डेटा मेंबर है उसका नाम है काउंट। ये आपकी इस काउंट क्लास के सारे मेंबर फंक्शंस हैं, एक का नाम है काउंटर, क्लास का नाम, मेंबर फंक्शन का नाम अगर सेम हो तो ये ऑब्वियसली आपका कंस्ट्रक्टर होगा, ये उसका दूसरा कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। और गेट अंडरस्कोर काउंट ये इस क्लास का काउंटर क्लास का मेंबर फंक्शन है, और ऑपरेटर प्लस प्लस ये भी एक मेंबर फंक्शन है काउंटर क्लास का, जो कि काउंटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाएंगे तो वो उसके ना काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, ये क्लास हमने पढ़ी थी जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे थे, तो वहां पे हमने जो पहला प्रोग्राम जो बनाया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का वो इसी काउंटर क्लास के ऊपर ही हमने बनाया था। अच्छा, यहाँ पे फिर डायग्राम में अगर देखें एक एरो जा रही है, ये जो बॉक्स आपको दूसरा नजर आ रहा है ये भी एक बेसिकली एक क्लास का नाम है। ठीक है, इस क्लास का नाम है काउंट डीएन, इसके अंदर कोई डेटा मेंबर्स नहीं है, इसमें एक मेंबर फंक्शन है उसका नाम है ऑपरेटर माइनस माइनस, और ये एक एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर क्लास। तो अगर इस तरह की आपको डायग्राम नजर आए तो एरो जो है ना आपका डिराइव क्लास से पॉइंट कर रहा होता है टू द बेस क्लास, टू द पेरेंट क्लास। ये आपकी पेरेंट क्लास है, ये आपकी चाइल्ड क्लास है, यानी कि ये आपकी बेस क्लास है और ये आपकी डिराइव क्लास है। ठीक है ओके जी, तो अब ये जो डायग्राम है ना वो आपको कुछ मजीद चीजें बता रही है कि आपके पास ये लेट सपोज ये बेस क्लास है, दिस इज योर बेस क्लास। ठीक है, और इसके अंदर कोई प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, कुछ इसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं, और कुछ इसके अंदर पब्लिक मेंबर फंक्शंस या पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं, और ये आपकी डिराइव्ड क्लास है यानी कि इस क्लास की चाइल्ड क्लास। ठीक है, और चाइल्ड क्लास के अंदर भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हैं, और पब्लिक मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर्स हैं। अब आपका ये जो बेस क्लास है यानी कि आपकी जो पेरेंट क्लास है, इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है पब्लिक मेंबर फंक्शंस को या पब्लिक डेटा मेंबर्स को ऑफ द पेरेंट क्लास ऑफ द बेस क्लास। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपकी जो चाइल्ड क्लास है यानी कि जो डिराइव हुई है, ये क्लास जो है, ये जो एरो यहां से जा रहा है वो बता रहा है कि यार आपकी ये जो जो चाइल्ड क्लास है, जो डिराइव क्लास है, वो आपकी पेरेंट क्लास की किन कौन कौन से डेटा मेंबर्स या कौन कौन से मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, ये वाला एरो, तो ये क्लास से शुरू हो रहा है ये एरो, इट मींस कि आपकी ये जो चाइल्ड क्लास है इट कैन एक्सेस ओनली द पब्लिक मेंबर फंक्शंस एंड पब्लिक डेटा मेंबर्स, एंड दिस क्लास कैन ओनली एक्सेस द प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को आप डायरेक्टली अपने इस चाइल्ड क्लास की बॉडी के अंदर जो है उसको यूज कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को आप इसमें यूज नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप उसका नाम लिखेंगे किसी प्राइवेट डेटा मेंबर का ऑफ द पेरेंट क्लास इनसाइड योर चाइल्ड क्लास, तो ये आपका कंपाइलेशन टाइम एरर होगा। फिर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, यहां से ये जो एरो जा रहा है ये बता रहा है कि यार ये आपकी डिराइव क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शंस और पब्लिक अगर कोई डेटा मेंबर्स हैं तो उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डिराइव क्लास का ये ऑब्जेक्ट है जी ऑब्जेक्ट डी, ओबीजे डी,
तो आप लिख सकते हो ओबीजे डी डॉट और आगे जो भी पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं या जो भी पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं उनको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो डिराइव क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, उसका जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे डी, it can also it can also access the public member functions or the public data members of the base class of its parent class, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ आया होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप कंपाइलेशन एरर से बच सकें। ओके जी, कंटिन्यू। ये एक छोटा सा टेबल है जिससे हम ये बता सकते हैं, एक समरी है बेसिकली। ये आपके तीन एक्सेस ये पहला कॉलम है, इसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। जो दूसरा कॉलम है इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लास, ठीक है, एक्सेसिबल फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, एक्सेसिबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लास। तो बेसिकली जो पब्लिक के बारे में लिखा है एक्सेस स्पेसिफायर है कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो अगर आपने लगाया हुआ है और कुछ डेटा मेंबर्स आपने जो है वो डेटा मेंबर्स आपने पब्लिक डिक्लेयर किए हुए हैं या मेंबर फंक्शन अगर आपने को पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है तो वो एक्सेस हो सकता है फ्रॉम द ओन क्लास, यानी कि उस क्लास के अंदर से वो एक्सेस हो सकता है। इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास एंड इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास का मतलब कि यार मेन फंक्शन में आप अपनी इस क्लास का ना इस क्लास का जो है बनाते हो कोई ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना पब्लिक डेटा मेंबर्स और पब्लिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो कर सकता है, इसलिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है। जहां तक बात है प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स की या प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस की, आपके मेंबर फंक्शंस भी आपके प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, डेटा मेंबर्स भी आपके प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। तो अगर आपकी क्लास है उसमें आपने कुछ डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड अगर आपने डिफाइन किए हुए हैं, डिक्लेयर किए हुए हैं, तो दे कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द ओन क्लास। क्या उस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है? जी बिल्कुल है। एक्सेसिबल फ्रॉम द डिराइव क्लास, जी बिल्कुल, जो डिराइव क्लास होगी, जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी, यानी कि उस क्लास की चाइल्ड क्लास जिसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं, तो वो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स जो हैं दे कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द डिराइव क्लास एज वेल। और नो में लिखा है कि एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लास। आपकी आपकी बेस क्लास है, उसके अंदर कुछ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं और उस बेस क्लास की एक डिराइव क्लास है, ठीक है, और उस डिराइव क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हो, डिराइव्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हो या इवन बेस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो आपके प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता। आप इस तरीके से लिखोगे ना, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर लगा के बेस क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स का को एक्सेस करने की जब कोशिश करोगे तो वो आप नहीं कर सकते। और जहां तक बात है प्राइवेट डेटा मेंबर्स की, तो इज इट एक्सेसिबल फ्रॉम द ओन क्लास, यानी कि क्लास की बॉडी में से एक्सेसिबल है? जी बिल्कुल एक्सेसिबल है। क्लास की बॉडी के अंदर कोई मेंबर फंक्शन लिख दें, वो मेंबर फंक्शन जो है आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, उसको रीड कर सकती है, उसको राइट कर सकती है। एक्सेसिबल फ्रॉम द डिराइव क्लास, नो। डिराइव क्लास जो होगी, जो आपकी चाइल्ड क्लास होगी, वो अपनी पेरेंट क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है ना। एंड इज इट एक्सेसिबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लास, तो भाई इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आपकी डिराइव क्लास जब उसको एक्सेस नहीं कर सकती तो कोई ऑब्जेक्ट आपका बेशक इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, जिस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, वो ऑब्जेक्ट भी आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। किसी फंक्शन के थ्रू, किसी मेंबर फंक्शन के थ्रू आप उसको एक्सेस करोगे। ओके जी, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, इनहेरिटेंस एग्जांपल है ये, ठीक है। क्लास है जी काउंटर के नाम से, इसमें एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है अनसाइंड इंटीजर काउंट, ठीक है, जो कि काउंटर की क्लास है जो कि काउंट करेगी, ठीक है, कुछ चीज काउंट करने के लिए हमने ये बनाई हुई है। बहरहाल ये आपका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ये आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में आपने काउंटर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया और आपने कहा यार जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ना काउंटर क्लास का, तो उसके काउंट वेरिएबल में ना 0 पुट कर देना। ये इसका गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन है जो कि आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा? इसमें सिंपल लिखा है यार, रिटर्न करो काउंट डेटा मेंबर की वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच हैज कॉल्ड द गेट अंडरस्कोर काउंट फंक्शन। और ये जो आपका मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप है काउंटर,
मेथड का नाम है ऑपरेटर प्लस प्लस। तो ये ऑपरेटर प्लस प्लस का मेथड जो है ना इसलिए यूज हो रहा है ताकि जब भी मैं अपने काउंटर क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के साथ ना प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊं तो ये वाला मेथड चलना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, इसमें सिंपल लिखे ना रिटर्न काउंटर, रिटर्न कर दो काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करने इंक्रीमेंट पहले करो और फिर बाद में उसकी वैल्यू उसके अंदर पास करो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसलिए इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा है ना काउंटर, इसको मैं चेंज करूंगा प्रोग्रामेटिकली। जब हम देखेंगे तो आई विल नॉट राइट काउंटर ब्रैकेट प्लस प्लस काउंट, मैं सिंपल लिखूंगा रिटर्न प्लस प्लस काउंट। मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करना चाहता। जब ऑब्जेक्ट रिटर्न या जब आप ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करना चाहते तो फिर यहां पे मुझे ऑपरेटर प्लस प्लस के साथ इसकी रिटर्न टाइप मेंशन करनी होगी, क्योंकि इफ यू आर नॉट रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट, इफ यू आर रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू लेट सपोज, तो इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगी। देखिए अब इस क्लास में इस क्लास के अंदर एक इशू है, ठीक है। इशू ये है कि भाई ये तो जो है ना जब भी मैं अपने इस काउंटर क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा तो वो उसके काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर लेगा, लेकिन इसके अंदर डेक्रीमेंट करने वाला कोई मेथड नहीं है। मैं चाहता हूं कि यार मैं अपने काउंटर क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ प्री डेक्रीमेंट यानी कि माइनस माइनस का ऑपरेटर लगाऊं तो वो तब भी काम करे। तो उसके लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे, या तो मुझे इस काउंटर क्लास के अंदर ये एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि होगा लेट सपोज इंटिज काउंटर ऑपरेटर माइनस माइनस और रिटर्न काउंटर माइनस माइनस काउंट, या तो मैं ये कर सकता हूं। या मेरे पास एक और हल है कि मैंने ये जो क्लास है ना मेरी क्लास काउंटर, इसकी मैं एक चाइल्ड क्लास बना दूं, इसकी मैं ना डिराइव क्लास बना दूं। ठीक है, इस तरीके से क्लास उसका नाम होगा काउंट डीएन कोलन कोलन, फिर आगे लिखा मैंने पब्लिक और आगे मैंने इसकी बेस क्लास का नाम लिखा, इसकी बेस क्लास का, इसकी पेरेंट क्लास का नाम लिखा। यहां से आपकी क्लास की बॉडी शुरू होती है, आपकी ये डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, इसकी बॉडी शुरू होती है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। खाली आपने एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसका नाम है, जिसकी रिटर्न टाइप है काउंटर और इसका नाम है ऑपरेटर माइनस माइनस। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच ये है कि आप एक चाइल्ड क्लास बना दो और उस चाइल्ड क्लास के अंदर आप ये मेंबर फंक्शन जो लिखना चाहते हो, जो इसमें एडिशन करना चाहते हो इस काउंटर क्लास के अंदर, तो आप एक चाइल्ड क्लास बना के ये एडिशन उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये होगा ना कि आपकी ये जो चाइल्ड क्लास है जिसको डिराइव क्लास कहते हैं, इसके अंदर आपकी पेरेंट क्लास के तमाम फीचर्स इसके अंदर भी मौजूद होंगे, प्लस इसके अपने भी फीचर्स हैं। वो अपने इसके फीचर्स क्या हैं कि इसके अंदर ऑपरेटर माइनस माइनस का एक फंक्शन इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। बाकी आपका काउंट वेरिएबल वो भी इसको इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, इवन ये गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन जो है वो भी इसको अवेलेबल होगा। ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन है वो भी इसको अवेलेबल होगा। ठीक है, इसको इनहेरिट हो जाएगा। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि प्रोग्राम में इसका ये जो है ना प्रोग्राम इसका मैं लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, स्लाइड को मैं कर लेता हूं मिनिमाइज और इसका ना मैं प्रोग्राम आपके लिए लिख देता हूं और फिर इसका आउटपुट मैं आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स को मैं ओपन करता हूं और प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्लास है, ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, अगर आपको याद हो क्लास काउंटर। ठीक है, और हमने ये ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन जो है हमने ओवरलोड किया था। मैं इस क्लास के अंदर मौजूद मैं इसका सारे का सारा कोड जो है ना वो कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक नई प्रोजेक्ट के अंदर जो है पेस्ट कर दूंगा। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन है, ये सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है और इसका नाम रख देते हैं इनहेरिटेंस 1। इसको नेक्स्ट किया, फिनिश किया। ये इनहेरिटेंस 1 की सोर्सेज मेन डॉट सी पी पी, यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा था कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे लाके जो कोड मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ये आपका क्लास है काउंटर की क्लास प्राइवेट, इसमें एक डेटा मेंबर है अनसाइंड इंटीजर काउंट। ठीक है, तो मैं इसको प्राइवेट नहीं रखूंगा बल्कि मैं इसको प्रोटेक्टेड रखूंगा, और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले और उसकी जो फीचर्स हैं वो हमने अभी डिस्कस भी किए हैं। बाकी इसमें एक कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर,
इसके काउंट वेरिएबल जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब उसके लिए कॉल होगा तो उसके काउंट डेटा मेंबर में 0 जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और ये आपके पास एक मेंबर फंक्शन है गेट अंडरस्कोर काउंट, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, ये जस्ट रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, काउंट रिटर्न करेगा, काउंट वेरिएबल डेटा मेंबर की वैल्यू। फिर ये वॉइड रिटर्न टाइप है इस फंक्शन की, ऑपरेटर प्लस प्लस, ये प्लस प्लस का ऑपरेटर जो है हम इसमें इसकी थ्रू हम ओवरलोड करा रहे हैं। और ये जो है रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वॉइड है इसकी रिटर्न टाइप। और ये क्या करेगा जब भी ये फंक्शन चलेगा तो ये जो यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन चलेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल को ये प्री इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो अब बेसिकली इस क्लास के अंदर जो है मेरे पास डिक्रीमेंट करने का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक यहाँ पे क्लास बना लेता हूं, ठीक है, काउंटर डी के नाम से। और ये क्लास मेरी जो है काउंटर क्लास की चाइल्ड क्लास होगी और काउंटर क्लास इसकी जो है वो पेरेंट क्लास होगी। तो हम इसका कोड किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि जब हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे, यानी कि जब हम डिराइव्ड क्लास हम जब बनाएंगे तो उसका कोड हम किस तरीके से लिखेंगे वो हम अभी देख रहे हैं। तो मैंने क्लास का नाम लिखा अपनी चाइल्ड क्लास का, डिराइव्ड क्लास का नाम लिखा काउंटर डी। ठीक है, इसके बाद मैंने लगाना है कोलन और यहाँ पे मैं पब्लिक का कीवर्ड लिखूंगा और अपनी जो बेस क्लास है यानी कि जो मेरी पेरेंट क्लास है मैं उसका नाम लिखूंगा और मेरी पेरेंट क्लास का नाम जो है वो काउंटर है। ठीक है, ये अब आपका जो काउंटर डी जो आपकी क्लास है जो आपने अभी बनाई है ये काउंटर क्लास की चाइल्ड क्लास बन गई है। और इसके अंदर जो है कोई डेटा मेंबर एज सच इसका अपना नहीं है, जस्ट इसके अंदर हम एक मेथड लिख रहे हैं जो कि ऑपरेटर, ठीक है, माइनस माइनस मेथड का नाम है। और ये क्या करेगा, ये काउंट वेरिएबल की वैल्यू को यानी कि उस ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू को डेक्रीमेंट कर देगा। ठीक हो गया जी, ओके। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं काउंटर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। दो ऑब्जेक्ट्स बनाने की वैसे ज़रूरत ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ, C1 एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, C2 नहीं है तो इसलिए उसका गेट काउंट फंक्शन भी नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो C1 है उसको ना 3 दफ़ा इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक तो मैं एंड एल का नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर लिख देता हूँ, एंड एल देन ओवर हियर एज वेल। और इसके बाद मैं इसको डेक्रीमेंट भी करा देता हूँ। ठीक है, 2 दफ़ा करा देते हैं, बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि 3 दफ़ा ये 0 हो जाएगा और 4 दफ़ा करा देते हैं ताकि इसकी वैल्यू जो है ना हमें -1 नज़र आए। ठीक है, और मैं स्टेटमेंट को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके डेक्रीमेंट स्टेटमेंट के बाद मैं दोबारा से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें इसमें क्या हो रहा है, मेन फंक्शन है, काउंटर क्लास है आपका, ठीक है, बल्कि हम जो है ये काउंटर डी जो क्लास है आपकी जो चाइल्ड क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इसकी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। काउंटर डी आपकी डिराइव्ड क्लास है, आपकी चाइल्ड क्लास है, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है C1 और आप सी आउट स्टेटमेंट में लिख रहे हो C1 डॉट गेट काउंट। भाई C1 तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है काउंटर डी, लेकिन काउंटर डी क्लास के अंदर कोई गेट अंडरस्कोर काउंट का मेंबर फंक्शन मौजूद नहीं है। चूंकि ये काउंटर डी की क्लास जो है ये काउंटर क्लास की चाइल्ड क्लास है, ठीक है, लिहाजा आपकी काउंटर क्लास जो है, पेरेंट क्लास जो है जिसको हम बेस क्लास भी कहते हैं, तो उसके सारे के सारे मेंबर फंक्शंस जो कि पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं उनको आपकी चाइल्ड क्लास यानी कि काउंटर डी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो उसको एक्सेस कर सकता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आपकी जो काउंटर क्लास है इसके अंदर ये जो मेंबर फंक्शन है गेट अंडरस्कोर काउंट, दिस इज अवेलेबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स चाइल्ड क्लास। काउंटर डी की जो क्लास है उसको भी ये अवेलेबल है। ना सिर्फ इसको ये अवेलेबल है बल्कि ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस का जो फंक्शन है ये आपका
चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो भी इसको कॉल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक के कीवर्ड के अंडर इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि आपके काउंटर डी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। और ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब जब हम काउंटर डी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। और ये कब काम करेगा? जब जब हम काउंटर डी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ प्री इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगाएंगे। यहाँ पे प्री डेक्रीमेंट, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑपरेटर लगाएंगे तो ये आपका फंक्शन चलेगा। हालांकि ये फंक्शन जो है ये पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइंड है, लेकिन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो भी पेरेंट क्लास के इस पब्लिक मेंबर फंक्शन को वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, ये पब्लिक मेंबर फंक्शन है, इसको वो कॉल कर सकता है। कॉल कैसे होगा? पहले तो हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखी, हमने कहा C1 की वैल्यू दिखाओ कि C1 की काउंट, या हम लिख देते हैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ C1 काउंट डेटा मेंबर इज इक्वल टू, ठीक है। मैं इसी आउटपुट स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूं इसको कॉपी, और मैं यहां पे लाके इसको, ये जो दूसरा सी आउट है और जो तीसरा सी आउट है, इस इनमें मैं लाके पेस्ट कर दूंगा, ना सिर्फ इधर बल्कि यहां पर भी। तो आपको ना एक मैसेज मिलेगा, द वैल्यू ऑफ C1 काउंट डेटा मेंबर इज इक्वल टू C1 डॉट गेट काउंट। तो C1 ऑब्जेक्ट जब बनेगा, ठीक है, C1 ऑब्जेक्ट जब बनेगा जो कि काउंटर डी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये अभी हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि आपके इस काउंटर, ये जो काउंटर डी क्लास है इसके अंदर तो कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो इसके लिए तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा। तो इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना वो ऑटोमेटिकली अपनी पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ठीक है। बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, काउंटर डी, और ये एम्प्टी होगा। तो आपका जब काउंटर डी का जो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो ये आपके पेरेंट क्लास के इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और पेरेंट क्लास का जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपके इस ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट C1 उसका डेटा मेंबर काउंट उसको 0 असाइन कर देगा। हालांकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये चाइल्ड क्लास का है, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो उसको एक्सेसिबल होंगे, ठीक है, उसको अवेलेबल होंगे। तो काउंट वेरिएबल है इसके अंदर, आपके चाइल्ड क्लास के अंदर भी बेसिकली इसको इनहेरिट हुआ है, ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी, तो उसके काउंट वेरिएबल की वैल्यू ये आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे दिखा देगा, C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C1। जब भी प्लस प्लस C1 चलेगा कोड, तो आपका ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन है वो चलेगा, और ये ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन जो है ये बेसिकली पेरेंट क्लास के अंदर है, इट इज नॉट इनसाइड द चाइल्ड क्लास, एंड यू आर कॉलिंग दिस ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन विद यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट C1 है, C1 ऑब्जेक्ट इज ऑफ क्लास काउंटर डी एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग दिस ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन। तो जब भी ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन जब चलेगा, कब चलेगा? जब भी हम इस C1 ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पे कि C1 ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू को ना बढ़ा देता है बाय 1, ठीक है। और हम इसको कितनी दफा बढ़ा रहे हैं? हम इसको 3 दफा बढ़ा रहे हैं। तो जो आपका दूसरा सी आउट होगा, इसमें जब आपको ये प्रिंट होगा कि द वैल्यू ऑफ C1 काउंट डेटा मेंबर इज इक्वल टू ये आपको दिखाएगा C1 डॉट गेट काउंट। तो गेट काउंट का फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर है और वो रिटर्न करेगा काउंट वेरिएबल की वैल्यू। तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 3 दफा आपका ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये 3 दफा उसको इंक्रीमेंट कर चुका है, तो ये आपको 3 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। एंड देन उसके बाद मैंने 4 दफा C1 के साथ मैंने डेक्रीमेंट की स्टेटमेंट लिखी है। तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू हर दफा जो है ये डेक्रीमेंट क्या करेगा, काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है डेक्रीमेंट ऑपरेटर जब हम इसके साथ लिखेंगे तो ये बेसिकली वॉइड ऑपरेटर माइनस माइनस का मेथड चलना शुरू हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है, ये काउंट वेरिएबल की वैल्यू को डेक्रीमेंट कर रहा है 1 दफा। और हमने तो यहाँ पे 4 दफा डेक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखी है, तो आपके काउंट वेरिएबल की जो अपडेटेड वैल्यू होगी जो कि 3 के बराबर होगी, उसमें से 4 माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 दफा आपका काउंट वेरिएबल जो है वो डेक्रीमेंट होगा। तो आपकी काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो -1 रह जाएगी। एंड यहाँ पे जब आप ये सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ C1 काउंट डेटा मेंबर इज इक्वल टू
तो यहाँ पे जब काउंट डेटा मेंबर की वैल्यू जब रिसीव होगी, गेट होगी, रिटर्न होगी, तो आपको -1 रिटर्न होगी। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव और इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ बिल्ड टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स और नॉट। ठीक है, एरर्स कोई नहीं है। अब इसको रन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ C1 काउंट डेटा मेंबर इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली ये सही नहीं चला। ठीक है, आई डोंट नो, कुछ लॉजिकल एरर है इसके अंदर, उसको मैं देख लूंगा फिलहाल। लेकिन ये पहले ही आपको दिखा रहा है C1 जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसके काउंट डेटा मेंबर की वैल्यू आपको दिखा रहा है कि वो इनिशियल वैल्यू क्या है। फिर हमने 3 दफा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट की और इंक्रीमेंटेड वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ C1 काउंट डेटा मेंबर इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने 4 दफा इसकी वैल्यू को डेक्रीमेंट की है। तो दिस शुड हैव शोन मी द वैल्यू ऑफ C1 काउंट डेटा मेंबर इज इक्वल टू -1, बट आई डोंट नो कि ये इशू क्यों आ रहा है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ और मैं पहले वीडियो को कर लेता हूँ पॉज, और चेक करने के बाद फिर मैं वीडियो रिज्यूम करूंगा और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके जनाब, आई ट्राइड बट इट वाज नॉट वर्किंग। तो मैंने क्या किया कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे C1 के साथ डेक्रीमेंट जो है वो मैंने 2 दफ़ा कॉल किया है। तो जब 3 दफ़ा कॉल होगा तो ऑब्वियसली आपका जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो जाएगी और यहाँ पे आपको 3 रिटर्न करके दे देगा। 2 दफ़ा डेक्रीमेंट करने के बाद आपके इस C1 के काउंट डेटा मेंबर की वैल्यू जो है वो 1 रह जाएगी और यहाँ पे आपको ये प्रिंट करके देगा कि द वैल्यू ऑफ C1 काउंट डेटा मेंबर इज इक्वल टू, और C1 डॉट गेट काउंट विल रिटर्न 1, और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ बिल्ड और मैं इसको कर लेता हूँ रन। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू आपको काउंट की दिखा रहा है, ये 3 दफा इंक्रीमेंट करने के बाद और ये फिर 2 दफा डेक्रीमेंट करने के बाद काउंट वेरिएबल की वैल्यू दिखा रहा है। 3 दफा डेक्रीमेंट करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 4 दफा जब मैं डेक्रीमेंट कर रहा हूं तो अनएक्सपेक्टेडली मुझे -1 शो नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। मैं इसको फिर चेक कर लूंगा एंड इफ आई गॉट द आंसर तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, आपको मैं बता भी दूंगा कि ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। एनीवेज, गोइंग बैक टू द स्लाइड्स एंड लेट्स सी कि हमने अभी आगे जो है वो और क्या चीज़ डिस्कस करनी है। ओके, बेस क्लास अनचेंज्ड, इसका मतलब ये है यार कि आपने जब इनहेरिटेंस की, आपने जब चाइल्ड क्लास बनाई है, आपने जब डिराइव्ड क्लास जब आपने बनाई है तो आपकी बेस क्लास जो है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो अनचेंज रहेगी। ठीक है, इनहेरिटेंस डजंट वर्क इन रिवर्स। if other classes have been derived from the base class remains unchanged. ठीक है, अगर if other classes have been derived from the base class will always remain unchanged, उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। काउंटर क्लास है ये आपकी बेसिकली जो है ये आपकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस हमने एग्जांपल देखी थी ये आपकी पेरेंट क्लास है, ये आपकी बेस क्लास है। आपने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया C2 और द बेस क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। जो आपकी बेस क्लास होती है, जो आपकी पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, आपकी जो पेरेंट क्लास है ना उसको इस बारे में कुछ पता है, ना ही आपकी पेरेंट क्लास के, आपके बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इस बारे में पता है कि यार आपकी जो बेस क्लास है इससे कौन कौन सी क्लासेस जो है ना वो डिराइव हुई हुई हैं, उसको इसका कोई आइडिया नहीं है। काउंटर क्लास डजंट नो कि देयर इज एन अनदर क्लास हुज नेम इज काउंटर डी, उसके बारे में इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ना ही काउंटर क्लास के इस ऑब्जेक्ट C2 को डिराइव्ड क्लासेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। और ये जो लिखा है ना इनहेरिटेंस डजंट वर्क इन रिवर्स, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिराइव्ड क्लास है, आपकी जो चाइल्ड क्लास है, वो आपकी पेरेंट क्लास यानी कि वो आपकी बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस को तो कॉल कर सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो पेरेंट क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपके चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शंस को, और वो भी स्पेशलाइज्ड जो एक्स्ट्रा आपने मेंबर फंक्शंस लिखे हैं इवन उनको भी वो कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे नीचे मुझसे जो है ना कोई क्लास डिराइव हुई है या मेरी आगे जो है ना कोई चाइल्ड क्लासेस हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास काउंटर यानी कि पेरेंट क्लास सच एज C2
कैन नॉट यूज दी ऑपरेटर माइनस माइनस फंक्शन, क्योंकि ऑपरेटर माइनस माइनस फंक्शन जो है वो तो काउंट डी क्लास के, काउंट डी एन क्लास के अंदर है, जो कि काउंटर क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लासेस के अंदर उसके अपने जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कोई किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेंजर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, अगर आप एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकता है पॉसिबल। सपोज यू हैव रिटन अ क्लास लाइब्रेरी, और हमने देखा है कि लाइब्रेरी किस तरीके से बनाई जाती है, क्लास लाइब्रेरी, स्टैटिक लाइब्रेरी हमने देखी है, विच यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पब्लिक, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने क्लाइंट्स में, या उसको आपने पब्लिक कर दिया है, इंटरनेट पे आपने डाल दिया, लेट्स सपोज। तो एनी प्रोग्रामर हु बाइज दिस लाइब्रेरी कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ योर क्लास simply by deriving other classes from them। यार आपकी क्लास है ना, बेस क्लास, उसके अंदर जो है ना, या आपकी जो लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर कुछ क्लासेस है ना, उसके अंदर डेटा मेंबर्स जो है ना वो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, और वो आपने जो है ना किसी पे बेच दी है वो लाइब्रेरी, सही है। तो कोई भी प्रोग्रामर जो है जो आपकी लाइब्रेरी को बाय करेगा, वो आपके उस क्लास के अंदर मौजूद प्रोटेक्टेड जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है। कैसे एक्सेस करेगा? जस्ट आपकी वो जो बेस क्लास, जो जो लाइब्रेरी के अंदर जो क्लास पड़ी है, उसकी जस्ट वो चाइल्ड क्लास बना देगा, उसको डिराइव करा देगा, और उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो आपके फिर इस बेस क्लास के, जो कि आपकी क्लास की लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है, क्लास लाइब्रेरी में जो आपकी क्लास पड़ी है उसके प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को वो एक्सेस कर पाएगा। दिस मेक्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स कंसिडरेबली लेस सिक्योर देन प्राइवेट मेंबर्स, और ये चीज जो है प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को लेस सिक्योर बना देती है एज कंपेयर टू प्राइवेट डेटा मेंबर्स। टू अवॉइड करप्टेड डेटा, टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशन, इट इज ऑफन सेफर टू फोर्स द derived classes to access the data in base class using only public functions in the base class। तो इस चीज से बचने के लिए ये है कि इट इज ऑफन सेफर टू फोर्स, के ड्राइव क्लास को फोर्स किया जाता है टू एक्सेस द डेटा ऑफ द बेस क्लास यूजिंग ओनली पब्लिक फंक्शंस इन द बेस क्लास। जो बेस क्लास के जो पब्लिक फंक्शंस है ना उनको आप कॉल कर लें, बजाय इसके कि आप जो है अपने प्रोटेक्टेड, यानी कि उसको जो डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट कर लें, ताकि आपके जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उसके डिराइव्ड क्लासेस जो है वो आपके बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को ना अपने पब्लिक फंक्शंस के थ्रू जो है वो कॉल कर सके, उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके, रीड कर सके, राइट कर सके। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इंस्टांशिएटिंग अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप डिराइव्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, डिराइव्ड क्लास आपकी चाइल्ड क्लास होती है, तो देयर बिगिंस अ चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल्स। एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ना एक चेन शुरू हो जाती है। कैसी चेन है? देखें, आपकी जब डिराइव्ड क्लास है, आपकी जब चाइल्ड क्लास है ना, उसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो उसका जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्टर है ना वो क्या करेगा कि वो अपने इमीडिएट जो पेरेंट क्लास है, यानी कि उसकी जो डायरेक्ट जो पेरेंट क्लास है जिससे वो डिराइव हुई है, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और अगर आपकी डायरेक्ट जो पेरेंट क्लास है, जो डायरेक्ट आपकी जो बेस क्लास है, अगर उसका मजीद कोई आगे मजीद पेरेंट कोई क्लास है, मजीद अगर उसकी कोई बेस क्लास है, तो वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज के इंस्टेंशिएटिंग अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट बिगिंस अ चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स कॉल्ड। आप जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो क्या करेगा? इट इनवोक्स इट्स डायरेक्ट बेस क्लासेस कंस्ट्रक्टर। वो अपने डायरेक्ट जो उसकी जो बेस क्लास होगी ना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, इधर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि आप खुद कोड लिखेंगे और वो उसको कॉल करेगा। इम्प्लिसिटली का मतलब है कि वो उसको ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, ठीक है। ये लफ्ज हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉलिंग योर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली एंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉलिंग योर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली, ठीक है। देन डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूट, यानी कि आपका डिराइव एक क्लास है, लेट्स सपोज ए, ठीक है। यहां पे मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो काफी बड़ा है, तो इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैं छोटा कर देता हूं, ताकि ये आपको बॉक्स के अंदर ये जो क्लासेस हैं और इनके जो कंस्ट्रक्टर्स हैं लिखे हुए वो आपको नजर आना फिर शुरू हो जाएंगे। इसका भी फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, और इसका भी। छोटी सी एक एनिमेशन है बेसिकली इसके अंदर, और कोई खास तो है ऑब्वियसली,
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ओके, लेट सपोज जी आपके पास एक क्लास है, क्लास ए, ठीक है, उसके अंदर एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। फिर आपके पास एक क्लास है क्लास बी, जो कि ए क्लास की ना चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर भी नो आर्ग्यूमेंट एक कंस्ट्रक्टर है। और क्लास बी की एक और चाइल्ड क्लास है क्लास सी, इसके अंदर भी नो आर्ग्यूमेंट एक कंस्ट्रक्टर है। ओके, जब आप क्लास सी का, यानी कि जो क्लास सी है, जब आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे C1, तो क्या होगा कि ये इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्लास सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ऑब्वियसली आप सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इसी का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना। लेकिन ये क्या करेगा कि ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अंदर अगर कोई स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये क्या करेगा, क्लास सी जो है ना, वो अपनी जो डायरेक्ट पेरेंट क्लास है, जो डायरेक्ट इसकी जो बेस क्लास है, जो कि बी क्लास है, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना शुरू कर देगा। और इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो अपनी बेस क्लास को, अपनी जो पेरेंट क्लास है उसको कॉल करना शुरू कर देगा। अब आपका ये जो क्लास ए है ना, इसका कंस्ट्रक्टर कंप्लीटली चल जाएगा, इसमें जो कोड लिखा है वो कोड चल जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है वो वापस आएगी इस क्लास बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास बी का कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर जो कोड लिखा है वो कोड चलना शुरू हो जाएगा। जब ये आपके क्लास बी का कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा चलने के बाद, तो ये फिर कंट्रोल वापस भेजेगा क्लास सी के कंस्ट्रक्टर को। ओके जनाब, अगर आपके पास यही हायरार्की है, क्लास ए उसकी चाइल्ड क्लास बी, बी क्लास की चाइल्ड क्लास सी, और आप बी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट्स सपोज B1, तो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो बी क्लास का, तो ऑब्वियसली इसको कॉल जाएगी इसके कंस्ट्रक्टर को, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर अभी नहीं चलेगा। ये कॉल करेगा अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। चूंकि इससे ऊपर और कोई क्लास है नहीं, इसकी और कोई पेरेंट क्लास है नहीं, तो ये अब क्या करेगा, ये अपने कंस्ट्रक्टर को पहले एग्जीक्यूट कर लेगा। जब इसका कंस्ट्रक्टर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके बाद कंट्रोल वापस आएगा बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। और बी क्लास का कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये आपका ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ये आपके बी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है, इसके बाद एग्जीक्यूशन होगी बी क्लास के कंस्ट्रक्टर की, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा बी क्लास का। अगर आपने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी। अब चूंकि क्लास ए का और कोई पेरेंट क्लास है नहीं, इसकी कोई बेस क्लास है नहीं, तो इसलिए इसी का ही कंस्ट्रक्टर जो है ना वो फुली एग्जीक्यूट होगा, इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंस्टेंशिएटिंग अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट बिगिंस अ चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल्स। एक कंस्ट्रक्टर कॉल्स की एक चेन स्टार्ट हो जाएगी। सी का अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इसका कंस्ट्रक्टर इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बी का कंस्ट्रक्टर ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ए का कंस्ट्रक्टर जो है कंप्लीटली चलेगा, फिर ये कंट्रोल वापस आएगा बी के कंस्ट्रक्टर में, बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, फिर यहां से कॉल आएगी सी के कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इसका सी कंस्ट्रक्टर जो है, यानी कि जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसका कंस्ट्रक्टर सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर्स, ओके। ये यहाँ पे काउंटर क्लास की एग्जांपल उन्होंने ली हुई है, हम इस तरह कर लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, हमें इस एग्जांपल की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक हम यही देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल्स, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ इनहेरिटेंस टू। मेन इसमें आपके पास फंक्शन है, कुछ नहीं करना, हमने खाली जो है वो एक क्लास बनानी है, क्लास ए। इसके अंदर जो है क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, ठीक है। दैट्स इट, इसके अंदर और कुछ चीज कुछ भी नहीं है। ये क्लास की बॉडी से मैं बाहर निकला, यहाँ पे एक और क्लास बनाई, क्लास बी कोलन पब्लिक ए, यानी कि ये ए क्लास की चाइल्ड क्लास है, और इसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा, और इसका कंस्ट्रक्टर बनाया बी क्लास का कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं कि \n लगा लेंगे, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी कॉल्ड, यहां पे भी ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड मिसिंग है, ठीक है।
इसी तरीके से यहां पे अब आपकी बी क्लास खत्म हो गई, यहां पे अब हम बनाते हैं क्लास सी कोलन पब्लिक बी। ये बी क्लास की चाइल्ड क्लास है क्लास सी, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर हम सी क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी कॉल्ड, यहां पे ये एरर देगा मुझे क्योंकि यहां पे मैंने आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, ठीक है। हम चेन ऑफ ये जो कंस्ट्रक्टर की जो चेन है जो इन्वोक हुई है हम इसको देखेंगे। ओके क्लास ए, ओके ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं ना जो बिल्कुल यानी कि आपकी आपकी एक क्लास है क्लास ए, दूसरी है आपकी क्लास बी। क्लास बी जो है वो ए क्लास की चाइल्ड क्लास है। फिर एक है क्लास सी, और ये क्लास सी जो है ये बेसिकली बी क्लास की चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि हायरार्की के अंदर जो सबसे जो नीचे क्लास है, ठीक है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, वो आपका क्लास सी है, क्लास सी वन, ठीक है, दैट्स इट। सी वन ऑब्जेक्ट, सी वन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा करेगा अपनी डायरेक्ट बेस क्लास को जो कि बी क्लास है, लेकिन इसका भी कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा क्योंकि इसकी भी आगे मजीद बेस क्लास है, इसकी भी मजीद आगे एक इसकी पेरेंट क्लास है जो कि क्लास ए है, और उसके कंस्ट्रक्टर को ना सिर्फ कॉल जाएगी बल्कि उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो चलना भी शुरू हो जाएगा। तो आपको पहली स्टेटमेंट नजर आएगी कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए कॉल्ड, फिर कंट्रोल वापस आएगा बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में और ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा, और फिर कंट्रोल वापस आएगा सी क्लास के कंस्ट्रक्टर में और आपके सी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। ये सबसे पहले आपकी जो हायरार्की के अंदर जो टॉप मोस्ट क्लास है क्लास ए, उसका कंस्ट्रक्टर पहले चला, फिर बी का चला, और आखिर में उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, एग्जीक्यूट हुआ, जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने ये एक सिंपल सा प्रोग्राम जो था वो आपको बना के दिखाया। ओके अब यहाँ पे ये तो बेसिकली काउंटर क्लास की एग्जांपल है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती, इस वजह से मैंने इसको जो है वो डिस्कस नहीं किया आपके साथ, सिंपल एग्जांपल लिए। अब आप ये करो कि हमने जो काउंटर की क्लास जो बनाई थी ना यहाँ पे इनहेरिटेंस वन वाले प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, सिंपल काम कर लेते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है डिराइव्ड क्लास का, चाइल्ड क्लास का, ठीक है, तो जो कि काउंटर डी की क्लास है। तो मैं इसके अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर ऑफ काउंटर डी क्लास कॉल्ड, और जो इसकी जो पेरेंट क्लास है, इसकी जो डायरेक्ट जो इसकी जो बेस क्लास है उसका नाम है जी काउंटर, और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ सी आउट स्टेटमेंट के कंस्ट्रक्टर ऑफ काउंटर क्लास कॉल्ड, काउंटर के साथ में ब्रैकेट में लिख देता हूं पेरेंट क्लास, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है, ये आपकी बेस क्लास है, और यहां पे काउंटर डी के साथ में ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं चाइल्ड क्लास, ठीक है, और चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस वन को डबल क्लिक करूंगा ताकि ये एक्टिवेट हो जाए ये आपका प्रोजेक्ट, और मैं इसको कर लेता हूँ बिल्ड और आपको मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का, काउंटर डी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर चलेगा ना पहले, कंस्ट्रक्टर ऑफ काउंटर पेरेंट क्लास काउंटर क्लास कॉल्ड, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो रहा है काउंटर क्लास का कंस्ट्रक्टर, और आपके जो चाइल्ड क्लास है डिराइव्ड क्लास है जो कि काउंटर डी की क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो बाद में कॉल हो रहा है, ठीक है। बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट्स हैं। नाउ देन अब कंस्ट्रक्टर की बात तो हमने कर ली, अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर को। क्या ये डिस्ट्रक्टर जो है ना ये किस किस ऑर्डर के अंदर कॉल होगा। When a derived class object is destroyed, जब आप उसको आपके derived class का object जब destroy हो जाएगा, the chain of calling the destructor begins in reverse order as that of constructor.
कंस्ट्रक्टर में ये था कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होता है। अगर आपने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो डिस्ट्रक्टर के केस में ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसका डिस्ट्रक्टर जो है ना वो पहले कॉल होगा, और उसके बाद उसके पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर, और फिर उसके बाद उसकी पेरेंट की पेरेंट का डिस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल होगा। ठीक है, डिराइव क्लास डिस्ट्रक्टर परफॉर्म्स इट्स टास्क, देन इट इन्वोक्स द डिस्ट्रक्टर ऑफ इट्स नेक्स्ट बेस क्लास अप इन द हायरार्की। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये तीन तीन क्लासेस हैं ए बी एंड सी, और आपने आपने जो है ना वो सी क्लास जो कि हायरार्की में सबसे नीचे है, आपने क्या किया, उसका आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और आपने कहा इज इक्वल टू न्यू सी, यानी कि आपने एक सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है डायनामिकली। ठीक है, तो डायनामिकली बनाएंगे तब भी खैर कंस्ट्रक्टर तो चलेगा इसका। बहरहाल अगर आप ये स्टेटमेंट लिख देते हो ना मेन फंक्शन के अंदर, डिलीट C1, ठीक है, पॉइंटर है आपका C1, आप लिखते तो ना डिलीट C1, तो डिलीट से क्या होगा, आपका ये जो ऑब्जेक्ट बना था ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि कॉल जाएगी इसको सी क्लास के डिस्ट्रक्टर को, ये कंप्लीटली चलेगा। इसके बाद ये कॉल करेगा अपनी पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को, ये पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये जो पेरेंट क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो अपने पेरेंट की क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और आपके पेरेंट क्लास का, यानी कि पेरेंट क्लास की जो पेरेंट क्लास है उसका डिस्ट्रक्टर जो है वो सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, तो यहां पे मैं जो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था उसी को ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो हमने तीन क्लासेस बनाई थी ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर अब क्लास ए जो है इसके अंदर अब मैं डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर देता हूं। इस स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूं कॉपी, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा इसको मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्ट्रक्टर के कोड के अंदर विद सम चेंजेस। वो चेंजेस क्या होंगी वो देख लें आप। सी आउट कंस्ट्रक्टर की बजाय डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए कॉल्ड। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, और बी क्लास के अंदर आते हैं, और बी क्लास का कंस्ट्रक्टर सॉरी डिस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी कॉल्ड, और क्लास सी के अंदर भी डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्लास सी का डिस्ट्रक्टर, सी इज स्मॉल, और ठीक है स्मॉल है सी, नहीं स्मॉल नहीं है कैपिटल है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा जो उसकी क्लास का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी कॉल्ड। अब सी को ना मैं सी क्लास का ना मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ, C1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू सी, तो सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, पहले तो इसका जो है ना डिस्ट्रक्टर तो छोड़े, पहले तो इसका जरा कंस्ट्रक्टर है उसकी जो चेन है वो देख लेते हैं कि क्या वो उसी तरीके से ही है। बिल्कुल जी, बल्कि ये आपका सॉरी ये आपका प्रोग्राम वो वाला नहीं है, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ बाय डबल क्लिकिंग इट। इसको कर लेता हूँ मैं बिल्ड, और इसको मैं कर लेता हूँ रन। जो आपसे कह रहे हैं यार कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर ऑफ बी कॉल्ड, और आखिर में सी क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है। ठीक है, जो पहले भी इस तरह ही हो रहा था, और इसके बाद मैं जस्ट लिख देता हूं डिलीट C1, तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने रन किया, बल्कि एक इसमें काम कर लेते हैं कि इस स्टेटमेंट से पहले \n लगा देते हैं, सी क्लास के डिस्ट्रक्टर के अंदर भी, और बी क्लास के डिस्ट्रक्टर के अंदर भी, और ए क्लास के डिस्ट्रक्टर से पहले भी \n लगा देते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ बिल्ड, इसको मैं कर लेता हूँ रन। देखें, आपने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये अपने कंस्ट्रक्टर को सबसे आखिर में कॉल करेगा। ठीक है, सबसे पहले कॉल होगा आपकी जो टॉप मोस्ट हायरार्की के अंदर जो क्लास है क्लास ए, उसका कंस्ट्रक्टर, फिर उसकी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, फिर उसकी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, जो कि आपकी वो क्लास है सी क्लास जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो डिस्ट्रक्टर जो है वो अब उल्टे ऑर्डर में, यानी कि जिस ऑर्डर में आपका कंस्ट्रक्टर बना है उसके उल्टे ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। पहले उस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो,
फिर उसके बाद उसकी पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और आखिर में उसकी पेरेंट का पेरेंट ए क्लास जो है उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर ए क्लास का भी कोई पेरेंट क्लास होती तो उसका डिस्ट्रक्टर सबसे आखिर में कॉल होता और उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है आपका जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो आई बिलीव के ये जो प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टर किस तरीके से किस ऑर्डर में कॉल होगा और आपका डिस्ट्रक्टर जो है वो किस ऑर्डर के अंदर कॉल होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे और फर्दर देखते हैं कि आगे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। ओके जी, नाउ मूविंग बैक टू अवर स्लाइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे ओवरराइडिंग द मेंबर फंक्शंस। व्हाट डू वी मीन बाय ओवरराइडिंग द मेंबर फंक्शन? इसके लिए हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। मेंबर फंक्शंस इन अ डिराइव्ड क्लास, जो चाइल्ड क्लास होती है उसकी बात हो रही है। इट कैन बी ओवरराइड, दैट इज हैव द सेम नेम एज दोज मेंबर फंक्शंस इन द बेस क्लास। कि आपकी जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन लेट सपोज आपने डिफाइन किया हुआ है, उस मेंबर फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है, उस मेंबर फंक्शन का जो नाम है और उस मेंबर फंक्शन की जो भी आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो सेम टू सेम अगर आपके चाइल्ड क्लास में भी आप ऐसा ही फंक्शन डिफाइन कर लो कि उसकी रिटर्न टाइप, उसका नाम, उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट एंड इवन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट वो सेम हो। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। फर्क कहां पे होगा? फर्क एक जगह पे होगा कि जो बेस क्लास है उसके मेंबर फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो डिफरेंट होंगी, और जो चाइल्ड क्लास है, जो आपकी डिराइव्ड क्लास है, उसके अंदर आपने वही मेंबर फंक्शन जो कि ऊपर बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो उससे डिफरेंट होंगी। ठीक है, फर्क सिर्फ यहां पे होगा। और यहां पे हम लेट सपोज एक एग्जांपल लेंगे, स्टैक की एग्जांपल लेंगे। स्टैक इज अ सिंपल डेटा स्टोरेज मीडियम। और इसकी मदद से हम लोग मेंबर जो मेथड ओवरराइडिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टैक इज अ सिंपल डेटा स्टोरेज मीडियम। इट अलाउज यू टू पुश इंटीजर्स ऑन टू द स्टैक एंड पॉप देम ऑफ। स्टैक आपके पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक आपके पास एक ऐसा डेटा स्टोरेज मीडियम है। पहली चीज तो ये कि स्टैक को आप डिटेल के अंदर वैसे भी पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर जब आपको मौका मिलेगा। तो स्टैक एक पाइल की शक्ल के अंदर आपके डेटा को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि यार ये आपके सामने जो है ना एक पाइल ऑफ नोटबुक्स है। वो नोटबुक्स का पाइल कैसे बनता है? पहले आपने एक नोटबुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी, उसके ऊपर दूसरी नोटबुक, दूसरी के ऊपर तीसरी नोटबुक, तीसरी के ऊपर चौथी नोटबुक, तो ये आपका एक पाइल बनता जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ स्टैक ऑफ नोटबुक्स। ये नोटबुक्स का एक स्टैक है। ठीक है, अब आपसे अगर कहा जाता है ना कि सबसे जो नीचे वाली जो नोटबुक है ना वो निकाल के दो मुझे, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आप ये करोगे कि सबसे नीचे वाली नोटबुक के ऊपर जितनी भी नोटबुक्स पड़ी हुई हैं आप उनको सबसे पहले ऊपर से हटाओगे, तो तभी आप आखिरी वाले एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे या आखिरी वाले जो नोटबुक है उसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये बेसिकली स्टैक का फीचर है। बहरहाल इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, पुश। पुश का मतलब है स्टैक में आइटम्स को ऐड करना, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है पॉप। पॉप का मतलब है स्टैक में से आइटम्स को रिमूव करना। ठीक है, लेट सपोज हम ये मेंबर ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन की बात हो रही है कि यार आपका क्लास है, क्लास ए, उसमें एक मेंबर फंक्शन है जी, उसका नाम है एबीसी, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है पास आप जो कर रहे होगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर एक्स। ये आपकी क्लास बी है जो कि ए क्लास की चाइल्ड क्लास है, और इसके अंदर भी अगर वही फंक्शन हो एबीसी, ठीक है, उसमें भी अगर आप एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो इंटीजर एक्स, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। अब इन ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा होगा क्लास ए के अंदर वो डिफरेंट होगा, और क्लास बी के अंदर जो आपने कोड लिखना होगा, लिखा होगा आपने, वो डिफरेंट होगा। अगर ये कोड भी अगर सेम है तो फिर इस मेथड को रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर आप क्लास ए का ही मेथड कॉल कर सकते थे। तो यहां पे अब एक छोटी सी एनिमेशन के जरिए से हम देखेंगे कि पुश किस तरीके से आइटम होता है, पॉप किस तरीके से आइटम होता है। ये येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर, ये आप इसको कंसिडर कर लें कि ये आपके पास एक स्टैक है। स्टैक में पहला आइटम गया ग्रीन कलर का, दूसरा आइटम गया रेड कलर का, तीसरा आइटम गया ब्राउन कलर का। अब जब इसको पॉप करेंगे, जब इसमें से डिलीट करेंगे, ठीक है, तो कैसे डिलीट होगा? ये लेट सपोज ये आपका स्टैक है। अब इसमें से आइटम्स पॉप कैसे होंगे? सबसे पहले ये वाला आइटम निकलेगा, फिर ये वाला निकलेगा, फिर ये वाला निकलेगा। ठीक है, पहले ये ब्राउन वाला आइटम पॉप होगा,
फिर रेड वाला आइटम पॉप होगा और आखिर में ग्रीन वाला आइटम पॉप होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है प्रोग्राम एक छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जो है एक लॉजिक तो नहीं, हाँ लॉजिक कह सकते हैं, लॉजिक का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हम इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे और उस चाइल्ड क्लास के अंदर हम इसके पुश वाले मेथड को और पॉप वाले मेथड को ओवरराइड कर देंगे, दोबारा से डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखें इसमें ना हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम मैंने स्टैक रखा है। इसमें प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर जो है वो एक इंटीजर टाइप की अरे है जिसका नाम है st, और इसके अंदर 3 आइटम्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। एक और वेरिएबल है जिसका नाम है जी इंटीजर, और इसका नाम मैंने रखा हुआ है टॉप। और टॉप के पास या टॉप के अंदर जो है आपकी जो अरे है, अरे के इंडेक्स की वैल्यूज उसमें जारी होंगी। अगर टॉप की वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि उसके अंदर आपने एक आइटम ऐड किया हुआ है, क्योंकि उसमें इंडेक्स नंबर 0 पे आइटम पड़ा हुआ है। टॉप की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि 2 आइटम्स उसमें ऐड हुए हुए हैं। और टॉप के अंदर अगर 2 वैल्यू पड़ी है तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो स्टैक है या ये जो अरे है, ये अरे आपकी भर चुकी है, क्योंकि इसमें 3 ही आइटम स्टोर हो सकते हैं। पब्लिक इसका कंस्ट्रक्टर है, स्टैक ये जब कॉल होगा तो टॉप वेरिएबल की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी -1 होगी। अगर इसकी वैल्यू होगी 0 तो इसका मतलब है कि आपके स्टैक में एक आइटम पड़ा है, तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, जिसका मतलब है कि अगर ये टॉप की वैल्यू अगर -1 है तो इट मींस कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। इसमें फंक्शन है जी वॉइड पुश, पुश का फंक्शन है, इसको मैं अपनी वैल्यू पास करूंगा ताकि वो वैल्यू ले ले और इसको स्टैक के ऊपर पुश कर दे। स्टैक के अंदर इस आइटम को, इस var वेरिएबल की वैल्यू को इस अरे के अंदर, st अरे के अंदर ऐड कर ले। लेकिन कहां ऐड करे, कौन से इंडेक्स पे ऐड करे? इसको ऐड करे प्लस प्लस टॉप वाले इंडेक्स में। अब देखें ये आपका प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा कि ये जो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है, पुश के फंक्शन का आर्ग्यूमेंट, उसको अभी इसमें स्टोर नहीं करेगा इस अरे के अंदर। ये तो st तो आपकी अरे का नाम है, सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर हमने लिखा है प्लस प्लस टॉप। पहले ही आपका ये जो प्लस प्लस टॉप है ना, प्लस प्लस टॉप, सबसे पहले तो ये रिजॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले ये प्लस प्लस टॉप जो है ये रिजॉल्व होगा। टॉप में पड़ी है वैल्यू इस टाइम पे -1, -1 के अंदर अगर आप 1 ऐड करते हो तो रिजल्ट आता है 1, तो पहले इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो -1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और उसके बाद st अरे, और उसके अंदर ये 0 उसका इंडेक्स पास हो जाएगा क्योंकि टॉप की वैल्यू -1 से 0 हो गई है। और उस इंडेक्स पे यानी कि आपकी अरे की आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन पे, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर आपका ये जो var जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और पॉप क्या करेगा, पॉप को जब हम कॉल करेंगे ना तो वो जस्ट ये करेगा कि आपका ये जो स्टैक जो आपका जो अरे है उसके टॉप की वैल्यू जो है ना वो क्या करेगा, उसको डिक्रीमेंट कर देगा, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट करेगा, प्री डिक्रीमेंट नहीं करेगा। अब इसमें एक मसला है, इसके अंदर तो आप यार इसके अंदर तो आप खाली 3 दफा पुश वाले मेथड को कॉल कर सकते हो ना, 3 से ज्यादा करोगे तो इसमें तो जगह ही नहीं है, इसमें तो 3 ही आइटम्स पुश हो सकते हैं। और इसमें तो आप अगर 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 आपकी अरे के अंदर अगर आपकी इस अरे के अंदर 3 आइटम्स पड़े हुए हैं तो आप 3 ही दफा उनको पॉप कर सकते हो, यानी कि उसके आइटम को आप निकाल सकते हो। 4 दफा तो पॉप नहीं कर सकते क्योंकि 4 तो उसमें आइटम्स ही नहीं है। तो ये इसके अंदर इसमें एक डेफिशिएंसी है, जिस वजह से हम क्या करेंगे कि ये जो स्टैक क्लास है इसकी हम एक चाइल्ड क्लास बना देंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्लास है stack2 इसका नाम है। पब्लिक स्टैक यानी कि इसकी पेरेंट क्लास है, और पब्लिक के अंदर हम लिख रहे हैं यार वॉइड पुश, यानी कि पुश का फंक्शन कॉल करो तो पहले एक कंडीशन चेक करो कि अगर टॉप की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ टॉप्स वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3-1, ये 3-1 की जगह हम यहाँ पे 2 लिखेंगे कोड के अंदर, तो मैसेज दे दो कि एरर स्टैक इज फुल और अपने प्रोग्राम को ना एग्जिट कर दो। ठीक है, वरना क्या करो, वरना आप ये करो कि जो स्टैक वाली क्लास है जो कि इसकी पेरेंट क्लास है, ये वाली, दिस इज द पेरेंट क्लास, इसका पुश मेथड कॉल करो। जब भी चाइल्ड क्लास का, जब भी डिराइव्ड क्लास का कोई फंक्शन जो है वो अपनी पेरेंट क्लास का, यानी कि ये जो आपकी बेस क्लास है, इसका जब कोई फंक्शन कॉल करता है ना, तो फंक्शन कॉल करने का तरीका ये होगा कि आप अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिखोगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाओगे, अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शन का नाम लिखोगे जिसको आपने कॉल करना है,
और उसके अंदर आप ये VAR वेरिएबल ये जो है इसको आप इसके अंदर पास कर दोगे। वैसे यहाँ पे VAR1 पास हो रहा है, दिस शुड हैव बीन VAR1, बट एनी हाउ अब आपका ये जो पुश फंक्शन है, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, आर्ग्यूमेंट्स में एक ही आर्ग्यूमेंट है जो कि इंटीजर है। भाई ये फंक्शन जो है पुश के नाम से विद रिटर्न टाइप वॉइड विद एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ वन इंटीजर, वो तो आपने अपने इस पेरेंट क्लास के अंदर भी डिफाइन किया हुआ है। लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है ना उसको जरा देखो, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है उनको देखो, दे आर डिफरेंट। इसी तरीके से आपने ये पॉप पॉप जो है आपका जो फंक्शन है, ये आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, और इसमें आप लिख रहे हो कि यार इफ टॉप इज लेस देन जीरो, यानी कि आइटम्स डिलीट करते करते अगर टॉप की वैल्यू जीरो से नीचे चली जाए, ठीक है, या टॉप की वैल्यू जो है वो अगर जीरो है और आप कोई आइटम डिलीट करना चाहोगे तो, या जीरो से कम है, सॉरी -1 ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि आपकी अरे जो है वो ऑलरेडी खाली हो चुकी है। तो यहाँ पे मैसेज दे दें कि भाई स्टैक इज एम्प्टी, आप मजीद आइटम्स इसमें से डिलीट नहीं कर सकते। exit1 क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। वरना एल्स यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। आपका इफ का पोर्शन अगर फॉल्स हो गया है तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी चलेगी। रिटर्न कर दो, वैसे ये रिटर्न की भी जरूरत नहीं है, मैं इसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड रखूंगा यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे हम कह रहे हैं यार अपनी जो पेरेंट क्लास है ना स्टैक, उसका पॉप मेथड कॉल करो। तो पेरेंट क्लास का जो पॉप मेथड है उसको हम कॉल कर रहे हैं फ्रॉम द पॉप मेथड ऑफ इट्स चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में से पेरेंट क्लास का पॉप मेथड कॉल हो रहा है, तो ये पॉप कॉल होगा और ये क्या करेगा कि आपकी जो अरे है उसके अरे के जो टॉप वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, अरे टॉप वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसको डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा। और ये हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, मुझे इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, आई जस्ट वांट टू रिमूव द आइटम, ठीक है। तो स्टैक टू क्लास का ऑब्जेक्ट बना S1, ठीक है। अब इसको देख लें क्या हो रहा है इसके अंदर। आपका जो टॉप होगा ऑब्वियसली ये इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल -1 होगी। आपका स्टैक 2 जो है वो चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो अपने पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और टॉप वेरिएबल की वैल्यू को -1 कर देगा। फिर इसके बाद हम कहते हैं यार कि S1 ये आपका ऑब्जेक्ट है स्टैक 2 क्लास का, स्टैक 2 क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये हम इसको कॉल कर रहे हैं S1.push11 कि 11 को ना अपने स्टैक में पुश करो, ठीक है। तो 11 आपके स्टैक में पुश हो जाएगा और आपके टॉप वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी और वो वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगी, -1 से 0 हो जाएगी। फिर हम कहते हैं यार कि अपने स्टैक के ऊपर पुश करो 22 को, तो 22 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और आपके टॉप वेरिएबल की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 12 आ रहा है, बेसिकली ये 22 को हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ टाइपिंग एरर एनीवेज। फिर हम कह रहे हैं पुश करो अपने स्टैक के ऊपर 33 को, तो ये फिर अगेन टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो 33 या 13 यहाँ पे पुश हो जाएगा और आपके टॉप वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो बढ़ते बढ़ते 2 हो जाएगी। अब इसमें मजीद गुंजाइश नहीं है कि आप इसमें आइटम ऐड कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में अब हम लिखते हैं यार कि S1.pop, तो S1.pop से ये होगा कि आपका ये जो आइटम यहाँ से डिलीट हुआ है ना, ये आइटम एक्चुअली डिलीट नहीं हुआ होगा, ये रहेगा इस अरे के अंदर ही। खाली ये होगा कि टॉप वाला जो आपका जो टॉप वेरिएबल है वो इस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडेक्स आ जाएगा, पहले तो उसमें इंडेक्स 2 था ना, अब उसमें इंडेक्स आ जाएगा 1, तो ये 1 नंबर इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब जब इसको पॉप करेंगे तो ये दूसरा आइटम जो है वो निकलेगा नहीं, बल्कि टॉप जो है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये वैल्यूज इसमें रहेंगी, ये जस्ट एनिमेशन आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आइटम डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं होगा, बल्कि आपका जो टॉप है वो डिक्रीमेंट होगा और वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। दोबारा आप पॉप कर सकते हो क्योंकि आपका एक आइटम इसमें मौजूद है, ठीक है। इसको जब आपने निकाला तो इसके बाद आपका टॉप जो है वो क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें पॉप नहीं कर सकते। अब जब इसमें पॉप करोगे तो वो यहाँ पे चेक करेगा इफ टॉप इज लेस देन 0, तो भाई टॉप तो लेस देन 0 है, तो एरर देगा स्टैक इज एम्प्टी और एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम आपका, ठीक है। तो अब जब देखें यहाँ पे हमने लिखा ना S1.pop, भाई पॉप करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपका ऑलरेडी जो टॉप वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसमें -1 वैल्यू आ चुकी है, -1 से मजीद वैल्यू उसमें नहीं आ सकती, तो ये एरर मैसेज आएगा।
तो ये प्रोग्राम जो है ये मैं जो है लिख देता हूँ, ठीक है। बल्कि प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, मैं इस प्रोग्राम को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। प्रोग्राम जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है जी, स्टैक की क्लास, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है, आपको ऑब्वियसली बताया हुआ है मैंने कि ये जो है ये इसको जितनी दफ़ा भी हम यानी कि इसमें आइटम्स ऐड करते जाएंगे ये ऐड करता जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये ऐड करे बार बार, क्योंकि मेरे पास जो अरे है जिसमें ये आइटम ऐड हो रही है उसका नाम st है और उसके अंदर तीन ही उसके लोकेशंस हैं। आपका ये कंस्ट्रक्टर है स्टैक क्लास का, टॉप वेरिएबल इसमें है, उसकी वैल्यू -1 है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पुश का फंक्शन है, इसमें हम वैल्यू पास करेंगे, पुश के फंक्शन को देंगे तो वो इस अरे के इस st अरे के अंदर वो ऐड करेगा, लेकिन पहले ये जो टॉप वेरिएबल है इसकी वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, इसकी वैल्यू पहले -1 से 0 होगी, और 0 होने के बाद var वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपके अरे के टॉप लोकेशन पे जाके स्टोर होगी, और टॉप लोकेशन की वैल्यू स्टार्ट में -1 से 0 हो जाएगी। जैसे ही इसमें आइटम पुश होगा तो हम ये चाहेंगे कि यार ये आइटम जो है ना हमें नजर भी आए, तो मैं यहाँ पे इसी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ वैर, वो वेरिएबल वो आइटम जो कि आपके स्टैक के ऊपर पुश होगा, और इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि पुश्ड ऑन टू द स्टैक सक्सेसफुली। अगर आपने 10 पुश किया है तो यहाँ पे लिखा आएगा 10 पुश्ड ऑन टू द स्टैक सक्सेसफुली। और ये पॉप का जो मेंबर फंक्शन है पॉप का, ये रिटर्न करेगा, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होगी जो कि आपके टॉप लोकेशन पे वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है। पहले वो वैल्यू रिटर्न करेगा और उसके बाद टॉप वेरिएबल की वैल्यू को डेक्रीमेंट कर देगा। अगर आपके अरे के अंदर, अगर इस अरे के अंदर या आपकी स्टैक के अंदर अगर 3 आइटम्स पड़े हैं तो टॉप की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग सॉरी जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी हो सकती है वो 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जब उसमें से आइटम माइनस करोगे, निकाल दोगे, तो टॉप की वैल्यू जो है वो 2 से 1 हो जाएगी। फिर आप पॉप करोगे तो 1 से 0 हो जाएगी, और दोबारा तीसरा आइटम आप पॉप करोगे तो टॉप की वैल्यू जो है वो 0 से -1 हो जाएगी, और -1 से नीचे नहीं जानी चाहिए वैल्यू, लेकिन यहाँ पे आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई, क्लास स्टैक 2, जो कि आगे लिखा कोलन पब्लिक स्टैक, तो ये इसकी स्टैक क्लास की जो ऊपर डिफाइंड है उसकी चाइल्ड क्लास बन जाएगी। और उसके चाइल्ड क्लास के अंदर मैं अपने पेरेंट क्लास के सॉरी मैं दोबारा से ये पुश का जो मेथड है दोबारा से लिख रहा हूँ, दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पुश मेथड है यहाँ तक, ठीक है। और इसमें मैं लिख रहा हूँ यार इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बल्कि ग्रेटर देन, इफ इट इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि टॉप की वैल्यू जो टॉप की वैल्यू है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 से ज्यादा हुई तो एरर मैसेज दे दोगे स्टैक इज फुल, मजीद इसमें हम आइटम पुश नहीं कर सकते और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करवा दो। वरना अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियसली फिर ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें हम अपने पेरेंट क्लास के यानी कि स्टैक क्लास के पुश मेथड को कॉल कर रहे हैं, और हम उसको var1 वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, और ये var1 वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि हम अपनी चाइल्ड क्लास के डिराइव्ड क्लास के पुश वाले मेथड को एज एन आर्गुमेंट हम पास कर रहे थे। तो ये आपका जो पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको कॉल करेगा पुश, ठीक है। और ये पेरेंट क्लास का मेथड पुश जो है वो क्या करेगा, ये var1 वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल var में आके स्टोर करेगा, और var वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्टैक के टॉप पे डालेगा, लेकिन पहले टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। स्टार्टिंग में टॉप की वैल्यू क्या होगी, -1, तो पहली वैल्यू जो है वो इसके अंदर जब ऐड होगी तो वो आपके अरे के 0th इंडेक्स पे ऐड होगी, क्योंकि टॉप जो है वो पहले इंक्रीमेंट होगा, -1 से वो 0 होगा, और फिर वैल्यू स्टोर होगी आपकी st अरे के 0th लोकेशन के ऊपर। इसी तरीके से ये जो पॉप है, मैं इसमें चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इफ टॉप इज लेस देन 0, अगर टॉप की वैल्यू जो है वो 0 से कम हो चुकी है, -1 हो चुकी है, और आप मजीद पॉप करना चाहते हो, तो ये आपकी जो इफ कंडीशन है ये उस केस में ट्रू हो जाएगी, और आपको मैसेज मिलेगा कि स्टैक इज एम्प्टी, और एग्जिट का फंक्शन चलेगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। वरना रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, रिटर्न करो, और रिटर्न में हमने यहाँ पे आगे लिखा है कि यार स्टैक क्लास का जो पॉप फंक्शन है ना उसको कॉल करो। जब आपका ये स्टैक क्लास का जो पेरेंट क्लास है इसका जब पॉप फंक्शन कॉल होगा तो आपके इस अरे st में जो टॉप लोकेशन के ऊपर, यानी कि टॉप में या तो वैल्यू होगी 0 या 1 या 2, अगर -1 है तो आप पॉप नहीं कर पाओगे, आपको ऑब्वियसली एरर मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर टॉप वेरिएबल की वैल्यू है 0 1 या 2,
तो आपकी अरे में पड़ी हुई टॉप लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। कहां रिटर्न होगी? वो वैल्यू यहां पे आके रिटर्न होगी जहां से आपने इस फंक्शन को कॉल किया है। आपने इस फंक्शन को कॉल किया चाइल्ड क्लास के पॉप मेथड से, ये चाइल्ड क्लास का पॉप मेथड है, आपने यहां से इसको कॉल किया, ये वैल्यू यहां आके रिटर्न होगी और फर्दर हम उसी वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं वहां पे जहां से आपकी चाइल्ड क्लास का पॉप मेथड कॉल हुआ था। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरी जो चाइल्ड क्लास है, जो मेरी डिराइव्ड क्लास है stack2, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं माई स्टैक, और मैं इसके पुश मेथड को 3 दफा कॉल करता हूं। पहले मैं उसमें 10 पुट करता हूं, फिर 20 पुट करता हूं, फिर 30 पुट करता हूं। ठीक है, और उसके बाद मैं सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूं कि माई स्टैक, ये आपका ऑब्जेक्ट है stack2 क्लास का, डिराइव क्लास का, उसका पॉप मेथड कॉल करता हूं तो मुझे यहां पे ना वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो कि स्टैक में आपने सबसे आखिर में पुट की थी, जो कि 30 है। 30 नजर आएगा मुझे यहां पे, वो लिखा आएगा कि 30 पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक सक्सेसफुली, फिर 20 पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक सक्सेसफुली, और आखिर में मुझे लिखा हुआ नजर आएगा कि 10 पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक सक्सेसफुली। क्योंकि सबसे पहले मैंने वैल्यू 10 डाली थी, वो तो सबसे नीचे चली जाएगी ना। जैसे बुक के केस में, जैसे नोटबुक्स के केस में हमने कहा था कि अगर आपके पास 5 नोटबुक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप हुई हुई हैं, और आपसे कहा जाता है कि सबसे सबसे नीचे वाली नोटबुक जो है वो मुझे रिटर्न करके दो, मुझे ला के दो, तो आप उसके ऊपर जो 4 नोटबुक्स पड़ी होंगी पहले उनको रिमूव करोगे, पांचवी को, फिर चौथी को, फिर तीसरी को, फिर दूसरी को, तो फिर कहीं जाके पहली नोटबुक आपको एक्सेसिबल होगी। सेम इज द केस इन द स्टैक केस में। आइटम्स जब ऐड होते हैं ना, तो पहले 10 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, फिर 30 ऐड हुआ। पॉप करोगे तो पहले 30 पॉप होगा, फिर 20 पॉप होगा, फिर आखिर में 10 पॉप होगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं प्रोग्राम को, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं टू चेक इफ देयर इज एनी एरर और नॉट। इसमें कोई एरर नहीं है। इसको मैं रन करता हूं, 3 दफा पुश हो रहा है, आइटम्स पुश हो रहे हैं, और 3 दफा आइटम्स आपके पॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूं। ये आपसे कह रहा है यार 10 पुश्ड ऑन टू द स्टैक सक्सेसफुली, 10 आपने पुश किया, 20 पुश किया, 30 पुश किया, और फिर उसके बाद आप जब पॉप कॉल करते हो तो पहले 30 पॉप आउट होगा, फिर 20 पॉप आउट होगा, फिर 10 पॉप आउट होगा। ठीक है, और यहां पे मैं अब मेरे चूंकि ये मेरा जो माई स्टैक ऑब्जेक्ट है, ये stack2 क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसका जो पुश और पॉप मेथड्स हैं ये आपके इस st अरे के अंदर आइटम्स ऐड कर रहे हैं और इसमें से आइटम को पॉप कर रहे हैं। तो इस अरे का साइज कितना है? 3 है। मींस कि इसमें मैं मैक्सिमम 3 आइटम्स पुश कर सकता हूं। अगर मैं इसमें चौथा आइटम पुश करूंगा, माई स्टैक डॉट पुश, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार इसमें 40 को पुश करो। ठीक है, तो आपका ये जो माई स्टैक है ये ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का, stack2 क्लास का। तो stack2 क्लास का ना पुश मेथड चलना शुरू हो जाएगा, ये वाला मेथड है। आपने यहां से कहा यार पुश मेथड कॉल करो और इसको 40 पास कर दो, ये 40 जो है ना var1 वेरिएबल में आ जाएगा, और यहां पे लिखा है कंडीशन लिखी है, इफ टॉप इज ग्रेटर देन 2। तो भाई जैसे जैसे आप पुश करते हो, पहली दफा जब पुश करते हो तो टॉप की वैल्यू 0 हो जाती है, यहां पे दोबारा पुश करते हो तो टॉप की वैल्यू 1 हो जाती है, यहां पे दोबारा पुश करते हो तो टॉप की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है। ठीक है, यहां पे जब दोबारा पुश करने की कोशिश करोगे तो टॉप की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा हो जाएगी। तो आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपको मैसेज मिलेगा कि एरर स्टैक इज फुल एग्जिट। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूं बिल्ड, और मैं इसको कर लेता हूं रन। ये एरर मैसेज इसने मुझे नहीं दिया, एक सेकेंड, इसकी लॉजिक में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों नहीं चल रहा। मैं प्रोग्राम को इस वीडियो को कर लेता हूँ पॉज, और फिर देखता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा एक लॉजिकल एरर था। हम कहते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा था इफ टॉप इज ग्रेटर देन 2, तो मैं कहता हूँ यार इफ टॉप इज इक्वल टू 2, तो टॉप अगर 2 है मींस के इसमें 3 आइटम्स ऐड हुए हुए हैं, टॉप की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि एक आइटम ऐड हुआ हुआ है आपकी अरे में, आपकी स्टैक में। टॉप में वैल्यू है 1, तो इसका मतलब है 2 आइटम्स ऐड हुए हुए हैं। टॉप की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है कि 3 आइटम्स ऐड हुए हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर टॉप की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि आप इसमें चौथा आइटम ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, वरना आपके अगर इस स्टैक में अगर जगह होती है तो टॉप की वैल्यू 3 हो जाती है। बहरहाल
तो मैं इसको प्रिवेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं मैसेज दिखा दूंगा कि स्टैक इज फुल और एग्जिट हो जाओ। तो यहाँ पे देखें 3 आइटम्स तो मैं आराम से इसमें पुश भी कर रहा हूँ और 3 आइटम्स मैं इसमें से पॉप भी करवा रहा हूँ। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। बल्कि इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं ज़रा रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं देखना चाह रहा था कि इसके अंदर जो है ये आपका प्रोग्राम जो है इससे पहले जो काम नहीं कर रहा था, यानी कि ये पुश किए जा रहा था, तो ये मैं चेक करना चाह रहा था, उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी बहरहाल। और ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, गेट टॉप का फंक्शन। इसको मैं कर लेता हूँ बिल्ड और इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो कह रहे 10 पुश्ड ऑन टू द स्टैक सक्सेसफुली, टॉप वैल्यू इज 30। ये क्यों नहीं मुझे दिखा रहा सही से? ओके ठीक है, ये सी आउट स्टेटमेंट पूरी की पूरी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके जी, अब आपका प्रोग्राम जो है वो सेट हो चुका है। इसको मैं रन करता हूँ। ये कह रहा है 10 पुश्ड ऑन टू द स्टैक सक्सेसफुली, 20 पुश्ड ऑन टू द स्टैक सक्सेसफुली, 30 पुश्ड ऑन टू द स्टैक सक्सेसफुली। फिर 30 पॉप हो जाएगा, फिर 20 पॉप होगा और 10 पॉप होगा। 3 से ज़्यादा आइटम्स ऐड नहीं हो सकते, 3 से ज़्यादा आइटम्स डिलीट भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें चौथा आइटम ऐड करने की कोशिश करूंगा, माई स्टैक पुश, उस पर मैं अगर 40 पुश करने की कोशिश करूंगा, तो आपका ये वाला जो फंक्शन है, पुश वाला फंक्शन जो है ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपकी इस वार वन में 40 आ जाएगा और यहाँ पे चेक होगा इफ टॉप इज इक्वल टू 2। तो 3 आइटम्स जब आप ऐड करते हो, पहला आइटम जब आप ऐड करते हो तो टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरा आइटम आप ऐड करोगे तो टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी, तीसरा आइटम यानी कि लास्ट आइटम जब आप ऐड करोगे तो टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 से ज्यादा टॉप की वैल्यू जो है मैक्सिमम 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इसकी वैल्यू मैं चेक करूं कि अगर टॉप की वैल्यू 2 के बराबर है, यार एक मैसेज दे दो कि एरर स्टैक इज फुल और एग्जिट 1, यानी कि आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा दो। तो इस केस में यही होगा। आप चौथा आइटम ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, पहला आइटम ऐड किया, टॉप की वैल्यू 0 हो गई, -1 थी ना इनिशियली, इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। इसके बाद मजीद चौथा आइटम ऐड नहीं कर सकते, आपकी इस अरे में जगह ही नहीं है। आपकी जो एसटी अरे है ना जिसमें ये आइटम्स ऐड हो रहे हैं, उसका तो साइज ही 3 है। तो मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये आपसे कह रहा है कि यार 10 जो है वो पुश हो गए, 20 भी पुश हो गया, 30 भी पुश हो गया, लेकिन इसके बाद 40 पुश नहीं हो सकता, एरर है, स्टैक इज फुल और आपका इसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं इस स्टेटमेंट को माई स्टैक डॉट पुश 40 को कमेंट आउट कर देता हूं और मैं अपनी अरे में 3 आइटम्स ऐड करता हूं और 4 आइटम्स पॉप करने की कोशिश करता हूं, 4 आइटम्स मैं निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये 3 आइटम्स ऐड करेगा, फिर उसके बाद ये आखिरी 30 है तो ये 30 को पॉप कर देगा, उससे पहले 20 था, 20 को फिर ये पॉप कर देगा, उससे पहले 10 था, ये 10 को पॉप कर देगी आपकी ये स्टेटमेंट। भाई इसके बाद तो आगे आइटम है ही नहीं आपके, तो टॉप वेरिएबल की वैल्यू जो है वो -1 ऑलरेडी हो चुकी हुई है, यानी कि <0 हो चुकी हुई है, ठीक है। तो ये पॉप नहीं करेगा, चौथा आइटम पॉप नहीं करेगा, ठीक है। 10 को पुश किया, 20 को पुश किया, 30 को पुश किया, 30 को पॉप किया, 20 को पॉप किया, 10 को पॉप किया। मजीद आपका जो है, आप चौथी दफा जब पॉप के फंक्शन को कॉल करोगे तो आपसे कहेगा एरर स्टैक इज एम्प्टी और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली ये माई स्टैक डॉट पॉप जो है, इसको जब आप कॉल करते हो तो आपका पॉप फंक्शन चलना शुरू हो जाता है इस क्लास का, आपकी चाइल्ड क्लास का, ठीक है। और ये सबसे पहले चेक कर रहा है कि यार टॉप की वैल्यू देखो कहीं 0 से कम तो नहीं है, कहीं -1 तो नहीं होगी। अगर -1 होगी है इट मींस के 3 आइटम्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्योंकि टॉप की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। एक आइटम निकालोगे तो टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा आइटम निकालोगे तो टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। तीसरा आइटम आप निकालोगे, आखिरी आइटम, तो टॉप वेरिएबल की वैल्यू 0 से -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इफ टॉप इज लेस देन 0 इट मींस कि द स्टैक इज एम्प्टी, आपको मैसेज आएगा स्टैक इज एम्प्टी, एग्जिट 1। एग्जिट 1 से क्या होता है कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती ना, अगर आपके स्टैक में इस टाइम पे 0 से ज्यादा आइटम्स अगर पड़े हुए होते, तो ये फिर आपकी पेरेंट क्लास का, स्टैक क्लास का पॉप मेथड जरूर कॉल करता, जो कि इस केस में नहीं करेगा,
ठीक है। अगर आप 4 आइटम्स पॉप करने की कोशिश करोगे, भाई आपकी अरे में 3 आइटम्स की जगह है, आप 4 आइटम्स कैसे पॉप कर सकते हो? ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी थी आपकी स्टैक की क्लास के अंदर कि वो ये चेक नहीं कर रहा था कि कितने आइटम्स पुश हुए हैं। 2 हो गए, 3 हो गए, आपकी अरे में तो जगह 3 की है, चौथा भी पुश करने की कोशिश करेगा, ये पांचवा भी कर लेगा, छठा भी कर लेगा, और इस तरीके से ये पॉप जो है ये भी चेक नहीं कर रहा कि टॉप की क्या वैल्यू है, और ये पॉप किए जा रहे हैं आइटम्स को। ठीक है, तो इस डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है, और उसके अंदर हमने इसके पेरेंट क्लास के पुश मेथड और पॉप मेथड को हमने इसके अंदर क्या किया है, ओवरराइड किया है। ठीक है, तो दिस वाज मेथड ओवरराइडिंग। ओके जी, नेक्स्ट अब इसमें कह रहे हैं कि यार विच फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, इसको देख लेते हैं, लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। S1 डॉट पुश, आपने कहा यार 11 को पुश करो, विच फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, डिराइव क्लास का फंक्शन या बेस क्लास का फंक्शन? तो बेसिकली डिराइव क्लास का फंक्शन चलेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना S1 वो तो डिराइव क्लास का है, तो वो जब पुश को कॉल कर रहा है तो कंपाइलर देखेगा कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। भाई ऑब्जेक्ट तो डिराइव्ड क्लास का है, चाइल्ड क्लास का है, तो पुश मेथड भी चाइल्ड क्लास का पुश मेथड यहां पे चलेगा। ठीक है, रूल ये है कि when the same function exists in both the base class and the derived class, the function in the derived class will be executed। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो अगर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो इस पुश मेथड को कॉल कर रहा है, और पुश मेथड जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर भी मौजूद है और वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी मौजूद है, वो बेस क्लास के अंदर भी मौजूद है और वो डिराइव क्लास के अंदर भी मौजूद है। और ऑब्जेक्ट अगर डिराइव क्लास का है तो पुश मेथड जो है वो डिराइव क्लास का चलेगा, और ऑब्जेक्ट अगर बेस क्लास का है तो ऑब्वियसली पुश मेथड भी बेस क्लास का चलेगा। दिस इज ट्रू ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिराइव क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बेस क्लास डोंट नो एनीथिंग अबाउट द डिराइव क्लास एंड विल ऑलवेज यूज द बेस क्लास फंक्शंस। आपका जो बेस क्लास है उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरी कितनी चाइल्ड क्लासेस हैं, तो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा अगर आप उसके साथ पुश फंक्शन को कॉल करोगे तो वो डिराइव क्लास के पुश फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास एक डिराइव क्लास भी है। वो अपने पुश मेथड को, अपने बेस क्लास के पुश मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन विद ओवररिडन फंक्शंस, हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के पेरेंट क्लास के पुश और पॉप मेथड्स को कॉल किया है। हाउ डू द पुश एंड पॉप इन स्टैक 2 access the push function and pop function in the stack class? एक तो आपकी पेरेंट क्लास है स्टैक, ये इसकी चाइल्ड क्लास है स्टैक 2, और हम कह रहे हैं कि हाउ डू ये जो पुश फंक्शन और पॉप फंक्शन है चाइल्ड क्लास के, ये कैसे पेरेंट क्लास के पुश और पॉप को एक्सेस कर रहे हैं, और पेरेंट क्लास आपकी स्टैक क्लास है। तो पुश करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं, दे यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन द स्टेटमेंट्स। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपने लगाया है, इससे पहले आपने लिखा है पेरेंट क्लास का नाम, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के आपने जो पुश मेथड लिखा है तो ये पेरेंट क्लास का पुश मेथड चलेगा। एंड सेम इज द केस विद द पॉप मेथड के स्टैक क्लास का नाम है, पेरेंट क्लास का नाम है, बेस क्लास का नाम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपने लगाया और इसके साथ आपने पॉप मेथड कॉल किया, तो आपका जो बेस क्लास है, जो आपकी पेरेंट क्लास है, उसका पॉप मेथड जो है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, without the scope resolution operator the compiler would think that the push and pop functions in stack 2 were calling themselves। ठीक है, अगर आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ना लगाया तो यहां पे कंपाइलर ये सोच रहा होगा कि पुश फंक्शन जो है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, और पॉप फंक्शन जो कि डिराइव क्लास के अंदर जो पॉप फंक्शन है वो इट इज कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो आई बिलीव कि इट इज इनफ फॉर टुडे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस की हैं। आई बिलीव कि ये प्रोग्राम्स, ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। इनकी आपने लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख नहीं सकते। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आसानी के साथ आप ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो सीख पाओगे। आई बिलीव कि आपने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए, लाइक करना चाहें तो लाइक कर लें, इसको शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इस पे कमेंट्स करना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।